हेलो एवरीवन। मानिए आपने 6 महीने पहले कोई फॉरेन की ट्रिप प्लान की थी। अब 2 दिन बाद फ्लाइट्स हैं आपकी जाने की। अचानक से आप सुबह उठते हैं और आपकी पीठ में ज़ोर से दर्द होता है, यानी कि बैक पेन या बैक एक स्टार्ट होता है। अब आपकी पूरी पूरी ट्रिप कैंसिल होने की कगार पे आ गई है। जी हाँ, टॉपिक है आज का बैक पेन और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में, जो कि है बैक पेन के बारे में। नमस्कार और हेलो सबको, मेरा नाम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल है और आज इस वीडियो में हम ए टू जेड पूरी बात करेंगे बैक पेन या बैक एक की। तो इस वीडियो में हम बैक पेन के बारे में क्या क्या जानेंगे। पहली बात तो बैक पेन होता क्या है, फिर बैक पेन इंसानों में मतलब ह्यूमंस में ज़्यादा कॉमन क्यों है, फिर बैक पेन के कॉमन कॉमन कारण है, कॉमन कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, उनसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो भी मॉडिफाइड तरीके हैं जिसके कारण हमें आगे चल के बैक पेन ना हो, वो क्या क्या है, कितने तरह के बैक पेन होते हैं, क्या क्या नॉर्मल सिम्टम्स मिलेंगे किसी भी इंसान में बैक पेन के, कब हमें चिंता ज़्यादा करनी चाहिए, कब वो सीरियस तरह का बैक पेन है या नहीं है, उसके बारे में। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं। ये उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी ताकि आप उन जो रिस्क फैक्टर्स हैं बैक पेन के, उसको होने से पहले ख़त्म कर दें। तो चलिए देखते हैं कि बैक पेन होता क्या है। बैक पेन एक काफ़ी कॉमन मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण हमारे बैक में पेन होता है, चाहे वो लोअर बैक हो सकता है, मिडिल बैक हो सकता है या अपर बैक हो सकता है। किसी भी तरह से हो उसे बैक पेन बोलते हैं और ये काफ़ी कॉमन मेडिकल कंडीशन है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं प्रिवलेंस ऑफ बैक पेन और इसके हमारी जो डेली लाइफ में उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बात प्रिवलेंस की करें तो एक स्टडी से पाया गया है कि आमतौर पर 80% यानी 80% लोग इस दुनिया में जो भी हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार बैक पेन से जूझना ही पड़ेगा। तो देखिए, जहाँ तक प्रेवलेंस की बात करें तो इसमें कई सारे रिसर्चेज भी हो गई हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ में ग्लोबल प्रेवलेंस पे रिसर्च हुई है। इसमें कि ये पाया गया है कि कई सारे केसेस हैं, 9.6% केसेस हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं हॉस्पिटलाइजेशन। इसके अलावा प्रेवलेंस में एक और ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ डिसीज़ के लिए बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें 1990 से लेकर 2017 तक, यानी कि 27 सालों में प्रेवलेंस देखा गया था कितना चेंज होता है। इसमें पाया गया कि 1990 में जहाँ पर एक समय पर 377 मिलियन लोग लो बैक पेन से पीड़ित थे, वहीं 2017 में नंबर बढ़ के 577 मिलियन तक करीब हो गया। करीब करीब 200 मिलियन का और पेशेंट जुड़ गए इसमें। 200 मिलियन होते हैं, करीब करीब 20 करोड़ और लोग। तो आइए बात अब करते हैं कि बैक पेन का हमारी जो लाइफ में डेली इम्पैक्ट, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट है, इतनी बड़ी बीमारी क्यों है। तो किसी को अगर बैक पेन हो गया, पहली बात तो उसकी जो बॉडी की मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो लॉस्ट हो जाती है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जो डेली जो काम कर पाएगा उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से इकोनॉमिक हैज़र्ड ही बहुत बड़ा है ये। जब इंसान कोई काम करता है डेली अपने घर चलाने के लिए, अगर वो वर्क हैम्पर करेगा, बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, उसका इकोनॉमिक हैज़र्ड होगा। इसके अलावा जो कोई रिक्रिएशनल वर्क है या कोई खेल कूद है, एक्सरसाइज है, या जिस काम में भी इंसान का मन लगता है, अगर उसको बैक पेन हो गया तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसके चलते जाहिर सी बात है उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इसमें स्ट्रेस होने लगेगा, डिप्रेशन आने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगी, अपना फ्यूचर सोच के उसे अजीब लगेगा कि अभी से दिक्कत हो रही है, आगे क्या होगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। इन सब के चलते उस इंसान की नींद, स्लीप हैबिट्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप देखो कि एक सिंपल बैक पेन जिसके कई सारे कारण हैं, पे आगे देखेंगे, उनसे पूरी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो हैम्पर हो जाती है। वहीं पर अगर बात करें ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी, तो वहीं पर जहाँ ये ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी जो एक फैक्टर होता है, जो 1990 में करीब करीब 42 मिलियन था, वो 2017 में आते आते बढ़ के 65 मिलियन के पास पहुँच गया। और इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि जो सारा बर्डन ऑफ डिसीज़ है, ये सबसे ज़्यादा पाया गया था साउथ एशियन ग्रुप में, उसके बाद सेकंड नंबर पे आया था ईस्ट एशिया ग्रुप। आइए अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं। ये जानते हैं कि जो बैक पेन की जो बीमारी है, ये दुनिया में तो बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसा इंसानों में या ह्यूमंस में ही इतनी कॉमन क्यों है बैक पेन, बशर्ते और स्पीशीज़ के। पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान 2 पैरों पर चलता है, अपराइट पोस्चर होता है हम लोगों का। बाकी आप जब जानवर देखेंगे 4 पैरों पर चलते हैं। इस अपराइट पोस्चर होने की वजह से जो पूरा का पूरा वेट है वो पूरा पूरा स्पाइन पर गिर जाता है। उस पूरे वेट को उसे स्पाइन को कैरी करके चलना पड़ता है। तो एक भी बहुत बड़ा कारण है बैक पेन का, 2 पैर पर चलना। इसके अलावा जो हमारी स्पाइन होती है उसमें एक एस शेप कर्वेचर होता है,
सीधी स्पाइन नहीं होती है। पूरी बॉडी जो वेट है जो कि स्पाइन पे कैरी करता है, उसमें खासकर जो हम जब स्पाइन की बात करेंगे एनाटॉमी की इसकी जो, तो उसमें ऊपर सर्वाइकल होती है, फिर थोरेसिक, फिर लंबर और नीचे आती है सैक्रल। तो जो लंबर जो पार्ट होता है जिसमें कि 5 वर्टिब्री होती हैं, उनका जो कर्वेचर होता है वो अंदर की तरफ होता है, मतलब अगर आप आगे से देखें तो आगे से कॉन्वेक्स होता है। तो इस कारण भी उस तरफ जो है जो 5 नंबर वर्टिब्री हैं वहाँ पर काफ़ी सारा स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ सकता है, इसलिए वहाँ पर भी बैक पेन का एक कारण होता है इंसानों में। तो ये तो हो गया हमारी बॉडी की जो एनाटॉमी है उसके कारण क्या क्या आता है। ये सब प्रमुख कारण के बाद कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि आप देखते हैं जानवरों में पूंछ होती है, टेल होती है। उस टेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है बॉडी को बैलेंस और सपोर्ट देना। इंसानों में टेल मिसिंग है, तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा बात, हमारी जो बैक होती है उसमें हमारी बैक में कई सारी मसल लेयर्स होती हैं, सिर्फ मसल्स ही नहीं, कई सारी मसल लेयर्स अंदर तक बाहर तक होती हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स मस्कुलर सिस्टम बना हुआ है हमारे खासकर बैक का कि उसमें जब मसल ज़्यादा होंगी जाहिर सी बात है मसल स्ट्रेन स्पेन पड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वो जाहिर सी बात है हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल। अब मॉडर्न लाइफ स्टाइल में आप देखेंगे कि सब कुछ अब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बढ़ गई है, एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई हैं, मोबाइल के आने से और दिक्कतें आ गई हैं। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी बढ़ना, इन सब के कारण भी हमारा जो सिटिंग पोस्चर ख़राब होना, ये भी बहुत बड़ा कारण है बैक पेन में। और जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे ज़माना आप देखते जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव आ गया है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो ये कॉमन जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से भी ये भी एक बहुत प्रमुख या बहुत इम्पॉर्टेंट कारण बनते हैं इंसानों में खासकर बैक पेन होने का। तो बात शुरू करें एनाटॉमी से लेकर कि हम अपराइट पोस्चर हैं, हमारी स्पाइन का कर्वेचर अलग है, मसल ज़्यादा हैं, मसल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, से लेकर टेल एब्सेंट है हमारे में। तो ये सब प्रमुख कारण है कि इंसानों में या ह्यूमंस में, क्योंकि 2 पैरों में चलते हैं, इसे बोलते हैं बाइपीडलिज्म, बाइपीडल ऑर्गेनिजम्स, इनमें बैक पेन ज़्यादा कॉमन क्यों है। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारी जो स्पाइन है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, जिसकी सारी बात हो रही है बैक पेन की, उसकी एनाटॉमी के बारे में, बनावट कैसी है। तो देखिए हमारी जो स्पाइन है इसकी अभी बात की है, जो एस शेप में बनती है, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसमें हमारे ऊपर कुछ वर्टिब्रीज होती हैं, बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। इनका नंबर करीब करीब 7 होती हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं जो कि गर्दन में होती हैं। तो ये हेड को होल्ड करने का इनका मेन काम होता है। इनमें भी कर्वेचर होता है आगे की तरफ। फिर उसके नीचे आती हैं 12, वो होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री। ये जो 12 थोरेसिक वर्टिब्री हैं, इनमें दोनों तरफ 12 रिब्स अटैच होती हैं, और ये बेसिकली जो हमारा चेस्ट है इसको कवर करके रखती है। इसके अंदर हमें पता है हार्ट और लंग्स ऑर्गन है। फिर 12 थोरेसिक के नीचे आती है हमारी 5 लंबर वर्टिब्री। इनके साइज बड़े बड़े होते हैं, इनका कर्वेचर भी आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ कॉन्वेक्स होती हैं। और यहाँ पर मेनली हमारी जो पूरी बॉडी है, ऊपर अपर जो हाफ है बॉडी का, इसका जो वेट जो बेयरिंग है या वेट लोडिंग की जो फंक्शन है मेन, वो हमारी लंबर वर्टिब्री करती है। फिर इस लंबर वर्टिब्री के नीचे आती हैं सैक्रल वर्टिब्री। सैक्रल वर्टिब्री होती क्या है कि 4-5 वर्टिब्री होती हैं, फ्यूज़ होकर कॉमन सैक्रल वर्टिब्री बना देती हैं। उससे होता ये है कि उनसे आगे हिप बोन अटैच होती, तो आगे जो वेट ट्रांसमिट हो जाता है हमारा बॉडी का हिप बोन से आगे लोअर लिम्ब पे नीचे। उसके नीचे छोटी छोटी 2-3 कॉक्सिक्स वर्टिब्री होती हैं, जो कि एक कहते हैं कि एक रेमिनेंट है जो टेल बोन का। तो ये तो हो गई बात वर्टिब्री की। इनके बीच में एक डिस्क होती है जिसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये भी एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। चूँकि इंसान जैसे बात हुई कि बाइपेडलिज्म में आ गया, तो आप चलोगे, दौड़ोगे, कूदोगे, तो एक शॉक एब्जॉर्बर चाहिए, जैसे हमारी गाड़ियों में शॉकर होते हैं। वो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क वो काम करती है। आप खास कर ध्यान दीजिए कि उस डिस्क में क्या है कि उसके बीच में एक जेली टाइप मटेरियल होता है, लेकिन वो चारों तरफ से बाहर कवर्ड होता है कार्टिलेज से। उस जेली टाइप मटेरियल को बोलते हैं मेडिकल भाषा में न्यूक्लियस पल्पोसस, और जो बाहर होता है रिंग जो कार्टिलेज की होती है उसे बोलते हैं एन्युलस फाइब्रोसस। हाँ, जब हम बोलते हैं कोई बीमारी आपने सुना होगा प्रोलैप्स डिस्क, तो यही इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, इसका अंदर का जो जेली मटेरियल है, ये प्रोलैप्स या हर्निएट कर जाता है बाहर की तरफ, जब ये स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आती हैं, जो नर्व हैं, उन्हें कंप्रेस कर देता है। तो जब बोलते हैं प्रोलैप्स डिस्क, वो ये डिस्क होती है। अब इस एनाटॉमी में भी कई बार कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि कई बार जो कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा आगे को हो जाए, ज़्यादा पीछे को हो जाए, ज़्यादा साइड को हो जाए, उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि आगे कर्वेचर आगे को है तो उसे लॉर्डोसिस बोलते हैं, कर्वेचर पीछे को है तो उसे काइफोसिस बोलेंगे, कर्वेचर अगर कहीं साइड में जा रहा है तो उसे स्कोलियोसिस बोलेंगे। और जब भी एनाटॉमी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन आप करवाएंगे, चाहे भले वो एक्सरे हो जाए, MRI हो जाए, तो जाहिर सी बात है उसमें बेसिक एनाटॉमी ही देखी जाती है कि इसमें कोई एनाटॉमी बदलाव तो नहीं आ रहा है। तो ये थी बात अब नॉर्मल एनाटॉमी।
तो आइए जानते हैं अब कॉमन कॉजेज बैक पेन के, कॉमन कारण बैक पेन के। प्रमुख कारण है इसमें हमारे मसल स्ट्रेंस। मान लीजिए अचानक कोई भारी ऑब्जेक्ट उठा लिया है, सही तरह से नहीं उठाया, तो ये बहुत कॉमन कारण है अचानक बैक पेन का। फिर है चोट लगना, इंजरीज। अचानक से कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से गिर गए, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी एक बहुत कॉमन कारण है बैक पेन का। फिर कॉमन कारण होता है हमारा, जिसकी बात अभी कर ही रहते हैं, प्रोलैप्स डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क। हाँ, ये किसी भी उम्र में हो सकती है, ज़्यादातर लंबर वर्टिब्री या नीचे लोअर बैक पेन में होती हैं। कभी कभी सर्वाइकल वर्टिब्री या गर्दन के साइड में भी ये हर्निएटेड डिस्क हो सकती हैं। इसके अलावा जो बहुत कॉमन कारण है, जो कि हम आराम से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो है पुअर पोस्चर। पोस्चर कैसा होना चाहिए, इसकी बात अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जिसकी बात अभी कर ही रहते हैं, वो एक बड़ा कारण है। ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है। जितना इंसान ओबीज होगा, जितना उसका वजन ज़्यादा होगा, उतना एब्डोमेन में वजन जब इकट्ठा होगा तो वो स्पाइन पर जोर डालेगा। स्पाइन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस शरीर को, उस बॉडी को सही अलाइनमेंट में रखने के लिए। इनके अलावा हम कुछ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो भी काफ़ी कॉमन कारण बन सकती हैं बैक पेन का, जिसमें कि काफ़ी कॉमन होती है किडनी में स्टोन्स होना। हाँ जी, किडनी में स्टोन्स होना वो भी कारण बन सकता है बैक पेन का। फिर कॉमन कारण आते हैं कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशन में कई बार रिपीटेटिव आपको झुकना पड़े, कुछ सामान उठाना पड़े, कोई आपको रिपीटेटिव एक्टिविटी ऐसी करनी पड़े, या फिर जैसे एक ऑक्यूपेशन है हमारे ट्रक ड्राइवर्स का, क्योंकि ट्रक जब चलाते हैं तो ट्रक में भार काफ़ी होता है, उसका वज़न काफ़ी है, तो वाइब्रेशंस काफ़ी होती हैं, तो उस कारण आपकी स्पाइन में मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, बैक पेन हो सकता है। तो कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं इसमें बहुत। फिर एक और कॉमन कॉज होता है, पर ज़्यादातर वो टेम्परेरी रहता है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी एक काफ़ी कॉमन कारण बन जाता है बैक पेन का इसमें। इसके अलावा इंडिया में कई स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें कि हमारे जो हॉस्पिटल में जो नर्सेस काम करती हैं, उनके काम करने पे और उनके जो बैक पेन के रिलेशन में क्या उसमें रिलेशन पाया गया, तो वो भी सब पॉजिटिव फैक्टर ही निकले थे। कारण ये होता है कि नर्सेज जो होती हैं, उनके जाहिर सी बात है जो उनका शेड्यूल होता है जो वो काफ़ी हेक्टिक रहता है, उसमें स्ट्रेचर खींचना है, पेशेंट को बिठाना है, लेटाना है। उस तरह से नॉर्दर्न इंडिया में भी एक स्टडी हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि बैक पेन जो वुमेन में है, फीमेल्स में, वो ज़्यादा पाया गया है इन कंपैरिजन टू मेल्स। इवन इस पर भी रिसर्च हो गई है कि जो बैक पेन है उसका प्रेगनेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है, और ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें जो बैक पेन हुआ तो वो ज़्यादातर फर्स्ट टाइम बैक पेन था। तो ये तरह की रिसर्च है सिर्फ प्रिवलेंस की। इनके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल फीचर्स भी होते हैं, जिससे कि इसमें प्रमुख होता है स्मोकिंग, अल्कोहल लेना। देखिए, स्मोकिंग, अल्कोहल वो अपने आप में ही चीज़ें सही नहीं है, लेकिन स्मोकिंग का एक इम्पैक्ट सीधे सीधे हमारे बैक पेन पर कैसे पड़ता है वो समझना भी ज़रूरी है। स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग से ब्लड वेसल जो होती हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि उनमें उनका जो विड्थ है, कि जो गर्थ है वो कम होने लगती है, तो वहाँ पर खून कम जाता है। तो जब वो सभी पूरी बॉडी में होती हैं तो वो जाहिर सी बात है कि जो वर्टिब्रल कॉलम में भी होंगी, तो जब वर्टिब्रल कॉलम में जब ब्लड कम जाएगा तो हीलिंग प्रोसेस है वो हैम्पर करता है। तो स्मोकिंग का यहाँ पर ये असर है। दूसरा है कि स्मोकिंग से बोन जो हेल्थ है, बोन हेल्थ में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वही अल्कोहल से भी विटामिन डी अब्जॉर्प्शन में इफेक्ट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अगर हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, बोन कमज़ोर होगी, तो जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन है, उस पर असर पड़ना ही पड़ना है। दूसरी बात ये कि तीसरी बात बल्कि बोलें कि स्मोकिंग से ज़्यादातर कफिंग मौत होती है, खांसी बहुत आती है। अब देखिए, खांसने से होता क्या है कि खांसना एक तरह से मसल पूरी कांटेक्ट होती है हमारी ट्रंक में, तो जिसको ऑलरेडी बैक पेन है या फिर जो प्रोन है बैक पेन के लिए, जब वो उसको खांसी जब आती है तो जाहिर सी बात है कि मसल्स स्पैज़म में जाती हैं, तो और बैक पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग का, लाइफस्टाइल का भी कई सारे फैक्टर्स पड़ते हैं हमारे बैक पेन पे। ध्यान में ये भी देना है कि बैक पेन जो है ये एक कॉमन रिस्क फैक्टर कहें जो बैक पेन में होता है, वो उम्र होती है, एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज जब बढ़ेगी तो जो हमारी जो डिस्क है उसमें डीजनरेशन शुरू हो जाता है, तो डीजनरेटिव डिस्क डिसीज़ बोलते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बैक पेन के जो चांसेस हैं वो जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। खासकर फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जो हड्डियां हैं वो अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं, इसे आम भाषा में बोलते हैं। वो भी एक काफ़ी प्रमुख कारण बन सकता है ओल्ड एज फीमेल्स में, खासकर हमारे बैक पेन का। जहाँ तक बात करें रिस्क फैक्टर्स के लिए जो रिसर्चेस हुई हैं, एक स्टडी में पाया गया था कि जो एक्यूट पेन जो कन्वर्ट होता है क्रॉनिक बैक पेन में, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मिले वो एक ओबेसिटी था, स्मोकिंग काफ़ी कॉमन था,
और जो डायग्नोज डिप्रेशन एंग्जाइटी हो, तो ये काफ़ी कॉमन फैक्टर्स थे। फिर एक रिसर्च आप देखेंगे जिसमें कि ये दिया गया है कि बैक पेन का जो रिस्क फैक्टर है वो एक्टिविटी से कितना रिलेटेड है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इसमें दो तरह से होता है, इसमें एक यू शेप्ड रिलेशन बन के निकलता है इस रिसर्च आर्टिकल के हिसाब से, कि आप बहुत कम एक्टिविटी करें तो भी रिस्क ज़्यादा है बैक पेन का, या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने लगें तो भी रिस्क फैक्टर है। इस रिसर्च में कई सारी एक्टिविटीज़ देखी गई थी, उसमें पाया गया था कि जो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप खासकर आपका जो मनपसंदीदा जो स्पोर्ट है उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो हाँ उसमें बैक पेन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। उसमें वैल्यू आई थी करीब करीब 1 से 2.5 घंटे अगर आप पर वीक ही इतना ही आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज हो जाएं तो भी काफ़ी बैक पेन से राहत मिलने के चांसेस हो सकते हैं। आइए अब इन्हीं सब कॉजेज ऑफ बैक पेन के बाद समझते हैं कुछ कॉमन कॉजेज जो कि सीरियस होते हैं या जिन्हें बोलते हैं बैक पेन के रेड फ्लैग्स। तो ये किसी पेशेंट, किसी मरीज़ को अगर कैंसर की हिस्ट्री हो और उसे बैक पेन हो रहा हो तो हाँ ये चिंता की बात हो सकती है। फिर किसी को एकदम से कोई चोट लगी हो, इंजरी हुई हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो उसके बाद बैक पेन हो रहा हो तो हाँ ये भी एक चिंता कारण बन सकता है। किसी को बैक पेन के साथ बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा हो, कपकपी आ रही हो, चिल्स आ रही हो या फिर नाइट स्वेट्स हो, रात को पसीने आ रहे हो, वो एक चिंता कारण बन सकता है। किसी को बैक पेन के साथ हाथ पैरों में खासकर नमनेस हो, वीकनेस हो, चलने में दिक्कत हो रही हो, कि छूने में झंझनाहट महसूस हो रही हो, वो एक सीरियस कारण बन सकता है। किसी को बैक पेन के साथ अगर ब्लैडर बाउल कंट्रोल लॉस हो जाए, ब्लैडर बाउल कंट्रोल जैसे कि यूरिन करने में या फिर बाउल पास करने में यहाँ प्रॉब्लम होने लगे या कंट्रोल छूटने लगे तो हाँ ये कुछ सीरियस कॉजेज ऑफ लो बैक पेन हो सकते हैं, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए इन चीज़। अब जानते हैं कुछ बैक पेन के टाइप्स क्या होते हैं। कॉमन टाइप्स हैं, दो तरह से बैक पेन आमतौर पर डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक बैक पेन। एक्यूट मतलब जो कि ड्यूरेशन में कम है, क्रॉनिक बैक पेन तब बोलेंगे जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। नॉर्मली इनमें करीब करीब 3 महीने का गैप लेते हैं कि 3 महीने के अंदर अगर कोई पेन आया और वो सही हो गया, रिजॉल्व हो गया, एक्यूट में कैटेगरी में आएगा। अगर कोई बैक पेन 3 महीने से ज़्यादा लंबा खिंच रहा है तब वो क्रॉनिक बैक पेन की कैटेगरी में आएगा। फ़र्क ये रहता है कि एक्यूट जो बैक पेन होता है वो नॉर्मली किसी कोई आइडेंटिफाइबल कॉज ही होगा सामने, कोई चोट लग गई, कोई मसल स्ट्रेन हो गया, अचानक से कोई भारी सामान उठा रहे थे, कोई इंजरी हो गई, उसके बाद अचानक से बैक पेन हो रहा है तो हाँ ये एक्यूट कैटेगरी में आएगा, शार्प पेन होगा। और हाँ अच्छी बात है कि इसका जो प्रोग्नोसिस है या इसके जो ठीक होने के चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं एक्यूट बैक पेन में। अब अगर क्रॉनिक बैक पेन की बात किया जाए तो क्रॉनिक बैक पेन जो 3 महीने से लंबा खिंचता जाएगा तो हाँ ये थोड़ा सा चिंता कारण बन सकता है। इसमें प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं जितनी एक्यूट की होती है, क्योंकि कई बार उसमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है उतना अच्छा कि हाँ ये ठीक हो जाए। तो क्रॉनिक बैक पेन कई बार एक्यूट पेन ही अगर सही से ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक बैक पेन में, क्रॉनिक लो बैक पेन में। इसमें एक तरह का डल एकिंग पेन रहता है, हाँ मसल स्टिफनेस काफ़ी रहती है क्रॉनिक में और मोबिलिटी रिड्यूस रहेगी, पेशेंट चिड़चिड़ापन रहेगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी आ सकता है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। वही जो बातें हुई थी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा आपके डेली लाइफ में पेशेंट की, क्योंकि हाँ लंबे दौर तक चल रहा है। कॉजेज़ एक्यूट में तो देखिए आइडेंटिफाइबल थे कि हाँ कोई चोट लग गई या फिर कुछ पता है कि हाँ इसके कारण हुआ था। क्रॉनिक बैक पेन जिसमें 3-4 महीने से ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, कई बार कॉजेज़ ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे हम आर्थराइटिस पढ़ते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों में होगी, कमर की हड्डी में होगी, वैसे ही रीढ़ की हड्डी में भी, स्पाइन में भी आर्थराइटिस हो सकती है, उसके कारण भी क्रॉनिक बैक पेन हो सकता है। उम्र के साथ जो हम इंटरवर्टिबल डिस्क की बात की थी वर्टिब्रा के बीच में, उसमें डिजनरेशन आने लगता है, इसे डिजनरेटिव डिस्क डिसीज़ बोलते हैं। कोई ऐसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक नाम हो गया, और भी कुछ कई सारे हो गए, ये भी एक कारण बन सकते हैं हमारे लंबे समय तक क्रॉनिक बैक पेन का। तो हाँ क्रॉनिक बैक पेन को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है एक्यूट के मुकाबले, पर हाँ ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन अगर सही से ना ट्रीट करें तो हाँ ये लंबे भी खिंच सकते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंसेस हैं एक्यूट और क्रॉनिक बैक पेन में। कुछ बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स जिससे कि इंसान पहचान सकता है। पहले तो पीठ में हमारे दर्द रहेगा, बैक पेन रहेगा, वही बैक पेन हुआ नॉर्मली। पेन देखिए कई तरह का होता है, पेन या तो वहीं पे लोकलाइज रहेगा, पेशेंट बोले हाँ यहाँ पर दर्द हो रहा है पीठ में, या तो ऊपर या फिर बीच में नीचे, जहाँ पे दर्द हो रहा है तो बोलते हैं लोकलाइज पेन।
एक होता है रिफर्ड पेन या रेडिएटिंग पेन, खासकर रेडिएटिंग पेन कि हाँ पेशेंट बताएगा कि मेरे यहाँ पीठ में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे हिप्स के रास्ते फिर घुटने तक आता है, फिर नीचे पैर तक चला जाता है, तो रेडिएटिंग पेन है वो ज़्यादातर नर्व कंप्रेशन, कोई नस दबने से हो सकता है। शियाटिक नर्व, शियाटिका काफ़ी कॉमन है, सुनते ही सब लोग, उसके कारण से हो सकता है। तो एक हो गया हमारा लोकलाइज्ड, एक हो गया हमारा रेडिएटिंग पेन। फिर एक होता है हमारा कि नमनेस, कि वहाँ पर कुछ महसूस नहीं हो रहा है, नम पड़ गया एकदम, उससे नमनेस हो सकती है, तो ये भी एक तरह का नर्व की ही एबनॉर्मेलिटी है। फिर होता है टिंगलिंग सेंसेशन आए, जैसे कि वहाँ पर कुछ चींटियाँ से चल रही हैं, पेशेंट इस तरह से डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये सब हाँ नस के दबने के ही कुछ सिम्टम साइंस हैं। फिर पेशेंट ये भी कह सकता है कि बैक में स्टिफनेस बहुत है। कई बार होता है कि सुबह सुबह वो अलग अलग तरह के वो प्रॉब्लम्स होती हैं, सुबह सुबह उठते ही स्टिफनेस ज़्यादा होती है, कई बार दिन जैसे चलता चलता है फिर शाम आते आते स्टिफनेस बढ़ने लगती है। तो हाँ ये सब बैक पेन के ही कारण है। तो स्टिफनेस आ जाना, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाना, रेंज ऑफ मोशन जैसे आप पहले ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल थी बॉडी, अब कम हो गई है, तो ये एक काफ़ी कॉमन सिम्टम बन जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे कि हम बैक पेन को प्रिवेंट कर सकें। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एक अच्छा पोस्चर बना के रखना, एक बॉडी का सही पोस्चर बनाना, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि ह्यूमंस बाइपीडल हैं, दो पैरों में चलते हैं, तो पोस्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पोस्चर समझिए, जब आप बैठे हैं या खड़े हैं तो ईयर्स जो हमारे कान, शोल्डर और जो हिप्स हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट में होने चाहिए। फिर अगर शरीर में चलें ऊपर से नीचे, तो जो हेड की पोजीशन है वो न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए, एकदम सीधे होनी चाहिए ज़्यादातर। हाँ कभी कभी आप नीचे भी देखोगे ऊपर भी देखोगे, लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर पेन, बैक पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ईयर्स, शोल्डर, हिप्स, हेड पोजीशन सही हो। फिर हमारा जो शोल्डर्स हैं वो आगे ऐसे झुके हुए ना हो, ये सीधे अपना हो, थोड़ा सा पीछे हो तो पोस्चर अच्छा आता है। इसके साथ जो चेस्ट है उसे बोलते हैं ओपन चेस्ट पोजीशन। तो चेस्ट जैसी ओपन चेस्ट, जितनी ज़्यादा ओपन चेस्ट पोजीशन होगी उतना जो पीछे स्पाइन की जो अलाइनमेंट है वो बढ़िया रहेगी। इसकी कॉमन एक्सरसाइज होती है, आप दोनों हाथ बाहर ऐसे ले जाएं तो आपको खुद फील करेंगे कि आपकी ओपन चेस्ट पोजीशन आ गई। फिर हमारा एब्डोमेन जो एरिया है, क्योंकि वो एरिया है हमारा लंबर वर्टिब्री के, वहाँ पे सारा लोड आ रहा है, तो वहाँ पे जो कोर मसल्स हैं उसका पोस्चर भी सीधा जितना हो उतना बेटर है। तो जितनी आप यहाँ मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे उतना बेटर रहेगा, उतना आपको, क्योंकि देखिए जितनी मसल्स ज़्यादा मजबूत रहेंगी कोर की, उतना बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ेगी सही पोस्चर में आने के लिए। अगर मसल्स वीक हैं तो बॉडी सही पोस्चर में ज़्यादा देर तक रह ही नहीं पाएगी, पोस्चर बिगड़ेगा, पेन के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा आता है हमारा जो, जब हम बैठते हैं तो हमारे जो घुटने हैं, जो नीज़ हैं, वो हिप्स के लाइन में लेवल पे होने चाहिए। थोड़े से नीचे रहें चलेगा, तो ज़्यादातर लेवल पे हो तो अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी है पोस्चर में। जब भी कभी भी आप बैठें चेयर पे, तो आपके जो दोनों पैर हैं वो ज़मीन को छूने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे पूरे आने चाहिए। ये नहीं है कि पैर लटक रहे हैं, कि आप कोई ऊंची चेयर पे बैठ गए पैर लटक रहे हैं, तो वो एक दिक्कत दे सकता है बैक पेन के लिए। तो ये पोस्चर बहुत ज़रूरी है हमारा सही से होना। जब हम खड़े हों, जब हम स्टैंडिंग पोस्चर में हैं, तो हाँ ईयर, शोल्डर, हिप्स के अलावा हमारा जो पैर है वो ज़्यादा घुटना ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, मतलब कि लॉक ना हो जाए, हल्का सा घुटना मुड़ा रहे खड़े होने पे, हल्का सा, वो ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप सीधा कर देंगे घुटने को वो लॉक हो जाता है, लॉक होने पर फिर वही बैक स्टिफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हल्का सा बेंड रहे, पैर ज़्यादा मिला के ना खड़े हों, जितनी आपकी शोल्डर की विड्थ है, जो दूरी है, उतना ही अगर पैर की रहे, फुट की रहे, जब आप खड़े हैं आपस में दोनों फुट के बीच में जितना शोल्डर में गैप है उतना रहे, उतना सही रहता है। अगर ये सब चीज़ें धीरे धीरे ध्यान देंगे तो पोस्चर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, प्रिवेंटेबल टिप है बैक पेन से बचने के लिए। तो सबसे पहली बात थी हमारा सही पोस्चर होना। दूसरी बात है, जब आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, जब आप कोई चीज़ भारी चीज़ उठा रहे हैं, तो ज़्यादा सारा जोर अपनी पीठ मत दीजिए। मतलब ये है, जब आप कोई चीज़ उठाते हैं ज़मीन से तो घुटने मोड़िए, अपने पैर से, अपने लेग से, अपनी काफ मसल से, अपने थाई की मसल से, यहाँ से जोर आएगा तो आपकी बैक पे जो लोड है वो कम पड़ेगा। तो नीचे से कोई चीज़ उठाना, इसका जो सही तरीका है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अचानक से वहाँ दर्द होगा अगर आपने सही पोस्चर नहीं लिया, वो खतरनाक हो सकता है। फिर जाहिर सी बात है, उसको पता है कि जितने आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, बहुत ज़्यादा नहीं करनी पर रेगुलर एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि हमेशा आप जिम ही जाएँ, कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी करिए,
गार्डनिंग कीजिए, पैदल चलिए, कुछ भी नॉर्मल एक्टिविटी जितना करेंगे उतना बेटर रहेगा। कोई आपको खेल पसंद है, कोई स्पोर्ट्स, वो करिए। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, बॉडी में स्ट्रेचिंग लाइए। योगा है आजकल, कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई जिम भी जा रहे हैं, तो जिम में कोई एक्सरसाइज, भारी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पे ट्रेनर बताएंगे भी, कभी ना ही बताएं तो ये आपका बनता है करना। तो एक्टिव रहना, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक आइडियल बॉडी वेट के आसपास जितना रहें उतना बेटर है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत कम वेट रखेंगे तो बेटर है, नहीं। बहुत कम वेट में ऐसा नहीं है कि इंसान बाहर से पतला दुबला दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है वो अंदर से उसकी बोन्स वीक हों, बोन्स ख़राब हो या कोई और डिसीज़ हो जाए उसको। तो आइडियल बॉडी वेट के आसपास रहेंगे बेटर रहेगा। ओबेसिटी से बचिए। जो हमारे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, जिसकी बात है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, उनसे बचना है। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, इन सब चीज़ों से जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। इनको अपने पे हावी मत होने दीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बैक पेन से बचने के लिए। फिर आता है हमारा एक अच्छे से फुटवेयर पे इन्वेस्ट कीजिए। फुटवेयर जो आप जूते या सैंडल, चप्पल जो भी पहन रहे हैं, जिस एक्टिविटी के लिए, खेल कूद के लिए अलग रखिए, नॉर्मल चलने के लिए अलग रखिए, लेकिन एक गुड क्वालिटी जिसमें कुशनिंग अच्छी हो, पैर पे दबाव कम पड़े, तो पूरा जो वज़न पड़ता है स्पाइन पे ही जाएगा। तो फुटवेयर पे सही सा फुटवेयर चूज़ करना इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें, एक स्टडी इस पर भी हुई है कि जो हम इंसोल्स या शूज़ किस तरह के चूज़ करें, उसका क्या रिलेशन आता है लो बैक पेन पे। तो ये भी देखा गया है कि हाँ, अगर आप कस्टम मेड इंसोल्स या सोल्स अगर यूज़ करेंगे तो उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है आपके लो बैक पेन पे। तो इससे ये भी चीज़ साबित होती है कि आपका फुटवेयर आपको सही से चूज़ करने चाहिए। फिर एर्गोनॉमिक्स एक चीज़ होती है। एर्गोनॉमिक्स क्या होती है कि जो डेस्क है उस पर आपके लैपटॉप, कंप्यूटर कैसे रखा हुआ है, आप कैसी चेयर पे बैठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, वो सही पोस्चर में है कि नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एर्गोनॉमिक्स की अगर बात करें, तो आप जैसे डेस्क पे आप बैठे हैं, सामने आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है या फिर मॉनिटर है, तो जो मॉनिटर की जो हाइट है वो आपके आई लेवल पे रहे तो अच्छा है। मतलब आपको ना ज़्यादा सर झुकाना पड़े, ना सर उठाना पड़े। नॉर्मल आप न्यूट्रल पोजीशन में, मतलब वही है, हेड का जो पोस्चर न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, तो मॉनिटर वहीं सामने रहे तो वो बेटर है। जो आप कीबोर्ड या माउस रखें, ऐसे रखें कि आपके रिस्ट को, कलाई को ज़्यादा मुड़ना ना पड़े, ना इस तरह से ना इस तरह से, तो वो न्यूट्रल पोजीशन में है तो वो बेटर है। फिर जब आप बैठें तो हमेशा ऐसे बैठें, ऐसी चेयर लें जिसमें एटलीस्ट आपकी जो लंबर सपोर्ट है, जो पीछे जो लंबर सपोर्ट है वो होना चाहिए। नहीं है तो आप कुछ कुशन वुशन वहाँ पे रखिए कि हाँ लंबर सपोर्ट मिले। रिलैक्स होकर बैठिए, जो घुटना है वो हिप्स के लेवल पर रहे, दोनों पैर ज़मीन पर रहें, न्यूट्रल पोजीशन पे आपका हाथ रहे। हर थोड़ी देर बाद, हर 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ब्रेक लीजिए, खड़े होइए, चलिए। ये नॉर्मल एर्गोनॉमिक्स होती है, सब जगह अप्लाई होती है, चाहे आपका ऑफिस है, आपका घर है, सब जगह अप्लाई होनी है। इसके अलावा जब आप सो रहे हो तो उस नींद के समय अच्छे मैट्रेस पे इन्वेस्ट कीजिए। मैट्रेस ऐसा हो जो कि आपके स्पाइन के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, एक नॉर्मल सा मैट्रेस हो। उस पर आप पिलो भी ऐसा यूज़ कीजिए कि आपकी जो गर्दन का जो कर्वेचर उस हिसाब से रहे, ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पिलो बहुत मोटे ना, एकदम ही पतले, आपके हिसाब से जो सही रहे। जब आप लेटें तो आपकी जो स्पाइन कर्वेचर है वो मेंटेन रहे। तो सही स्लीप पोजीशन भी ज़रूरी है। हालांकि नींद में पोजीशन चेंज होती रहती है, बट फिर भी एक नॉर्मल अगर आप पोजीशन में अगर सही से स्लीप एर्गोनॉमिक्स कह सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर जैसे ही बात हो चुकी थी पहले कि हो सके तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसे क्विट कीजिए। अल्कोहल इंटेक को या बंद कीजिए या फिर कम कर दीजिए, ज़रूरी रहता है। इनके अलावा जो हम नॉर्मल एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, इसमें जो बैक पेन से खासकर अगर बात करें तो कोर मसल्स जो है हमारी, कोर मसल्स वो होती हैं जो कि बॉडी के, कह लें एक तरह से जो सेंटर वाला एरिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस एरिया अराउंड जो मसल्स हैं वो कहते हैं। तो इनकी एक्सरसाइजेज अगर आप कर लें तो काफ़ी बेनिफिट रहता है। वो क्या रहती हैं, उनको हम जैसे प्लैंक्स लगाना बोलते हैं। प्लैंक्स में जैसे आप देखेंगे कि दोनों हाथ एल्बो ज़मीन पर हैं, बॉडी पूरी स्ट्रेट है, तो उसमें हमारी कोर मसल की एक्सरसाइज हो रही है। फिर ग्लूट्स ब्रिजेस बनाना, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है। तो ये कुछ कोर मसल एक्सरसाइज ज़रूरी है। फिर जैसे कि काफ़ी कॉमन है भाई, स्कूल में या कॉलेज में या फिर ऑफिस में भी आप ज़्यादातर बैग कैरी करते हैं। तो जब बैग कैरी करें, जब बैग आप कैरी कर रहे हैं तो जिसमें शोल्डर स्ट्रैप होते हैं, कोशिश करें कि सिर्फ एक तरफ ना लगाएं, उससे अलाइनमेंट बिगड़ता है स्पाइन का। कोशिश हमेशा करें जब बैग आप ले जा रहे हैं तो दोनों तरफ, दोनों कंधों में आपके शोल्डर स्ट्रैप्स लगने चाहिए, उससे अलाइनमेंट सही रहता है। एक तरह का लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वाले पॉइंट्स हैं जिससे आप
बैक पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए बैक पेन के खासकर। तो कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बस याद रखिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं पहले तो डायग्नोसिस बने बैक पेन की, किस तरह का बैक पेन है, उसकी सीवियरिटी क्या है। जाहिर सी बात है जब कोई बैक पेन हो तो बेटर है जो आपके नज़दीकी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक्स वाले लोग ज़्यादा देखते हैं इन चीज़ों में, उनसे कंसल्ट करके ही कोई ट्रीटमेंट लें तो बेटर है। तो ज़्यादातर कुछ फिजिकल थेरेपीज़ होती हैं जैसे फिजियोथेरेपी जिसे बोलते हैं, तो वो कई तरह की थेरेपीज़ में कई तरह की एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, तो फिजिकल थेरेपी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जाहिर सी बात है पेन है, दर्द में दिक्कत होती है तो मेडिकेशंस कई सारी दी जाती हैं कई तरह की, जिसमें कि नॉर्मली NSAIDs होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर जिसे बोलते हैं। अब उनके साथ और भी कुछ दवाएं दी जाती हैं, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बेटर है ये। फिर इसके अलावा हमारे लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट किए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ओवरवेट है तो वेट को कंट्रोल करने को बोला जाता है, जो भी जिस तरह से भी हो सकता है। वेट कंट्रोल में ज़्यादातर दो ही चीज़ें हैं, एक तो आप डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करना है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ानी है। ये दो चीज़ों से मिलकर ही सारा वेट का कंट्रोल होता है। तो कुछ मॉडिफिकेशन में वेट कंट्रोल हो गया, स्मोकिंग करते हैं उसे अवॉइड करने को बोला जाएगा। फिर रेस्ट और एक्टिविटी करके, जैसे कोई मान लीजिए एक्यूट तरह का पेन है तो उसमें कुछ टाइम के लिए रेस्ट बोलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ही टाइम के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रेस्ट भी हानिकारक होता है। इनके अलावा आपके पास जैसे कि आपने दवाइयाँ खा ली, आपने ये मॉडिफिकेशंस कर लिए, फिर आजकल एक प्रैक्टिस होती है इसे कायरोप्रैक्टिस बोलते हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा काफ़ी कॉमन है। इसमें हैंड ऑन मैनिपुलेशन करने की कोशिश की जाती है स्पाइन में। हाँ काफ़ी सक्सेसफुली पाया गया है, तो अगर कोई बैक पेन आपको लग रहा है कि कायरोप्रैक्टर्स के एक और हेल्प ले सकते हैं तो वो भी बस सोचा जा सकता है कायरोप्रैक्टिस में भी। फिर एक्यूपंक्चर भी एक तरह की ट्रीटमेंट मॉडलिटी होती है। इन सब के अलावा अगर कुछ चीज़ थोड़ी सीरियस हो रही है या फिर कुछ डायग्नोसिस बन रही है तो सर्जरी का ऑप्शन होता ही है। अब किस तरह की सर्जरी है, डायग्नोसिस क्या बनी, सब उस पर डिपेंड होता है। कई तरह की सर्जरीज होती हैं बैक पेन के लिए भी, बट ऐसा नहीं है कि बैक पेन है तो सर्जरी होनी ही होनी है। पहले डायग्नोसिस बने, क्या है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, किस उम्र का पेशेंट है। उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कुछ योगा हो गया, कोई हर्बल सप्लीमेंट्स हो गए। हाँ कुछ केस में देखा गया वो भी बेनिफिट है, बट सब कुछ जांच पर रख कर ही उस पर जाया जाए तो बेटर है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा वीडियो था बैक पेन पे। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और मेन रीज़न यही है इस वीडियो बनाने का कि आपको जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हमें जो मालूम पड़े हैं, अगर हम इनको शुरू होने से पहले ही रोक पाएँ तो ही फ़ायदा है इसका।